बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करें जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवलेंट बॉन्ड का हम लोग नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट करें। क्या बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, पहले समझना कि लास्ट जो थ्योरी था ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, उसमें हमने देखा था कि जो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही केमिकल बॉन्डिंग का क्या था, मेन रीजन था। पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मेन रीजन बिहाइंड केमिकल बॉन्डिंग। वीबीटी ये समझाता है कि बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कैसे होता है, इसी को एक्सप्लेन क्या करता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीबीटी। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। इस थ्योरी को दिया किसने था? हिटलर एंड लंडन ने, और इसको एक्सप्लेन किया था पाउलिंग एंड स्लेटर ने। किसने किया था? अब पहले इसके कुछ पॉइंट है, इसको पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। अगर मैं आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करूं तो आयनिक बॉन्ड क्या था कि कैटायन और एनायन के बीच, दो आयन के बीच में एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड। अब समझो दो आयन किसी भी डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो उनके बीच का फोर्स हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे, नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं, ओवरलैपिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। क्या इस बात को समझ रहे हो? अब समझो इलेक्ट्रॉन, अभी तुमने देखा कोवेलेंसी का पार्ट हो या वैलेंसी का पार्ट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो s ऑर्बिटल में थे, या तो p में थे, या तो d में थे, हाँ ये ना। और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तुम पेयरिंग करा रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जांपल से बात करूं, अगर समझो फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2s2 2p5। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में था, फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में, यही था ना। अब p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, px, py एंड pz। इसी तीनों ऑर्बिटल में एक क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, होगा ना। मान लो ये ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, ये px होगा, ऐसा ही होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। कोई भी ऑर्बिटल हो, x ले लो, y ले लो, z ले लो, मेरा ये कहना नहीं है। अगर ये समझो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं एरो से देखा, इस ऑर्बिटल को तुम क्या कहोगे, px। क्यों px कह रहे हो? क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग है। अगर ये ऑर्बिटल में ऐसे ड्रॉ कर दिया होता तो तुम इसको क्या कहते, py। और इस ऑर्बिटल को मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया होता तो तुम इसको क्या कहते, pz। तीन ऑर्बिटल हैं, px, py एंड pz। अगर समझो एक फ्लोरीन का px ऑर्बिटल है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग होगा, बोलो समझना, यही है ना। और दूसरे फ्लोरीन का भी अगर px ऑर्बिटल होंगे तभी ये आकर के ओवरलैप कर सकते हैं, समझ रहे हो तुम। अब समझो एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, px है जो यहाँ तुमको दिख रहा है, और दूसरे का मैं pz ले लेता हूँ ऐसे, तो अब बताओ क्या इस केस में ओवरलैपिंग होगी? क्या नहीं होगी। या दूसरे का pz लेता हूँ तो भी ओवरलैपिंग होगा? क्या नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन px में है और तुम चाहते हो ओवरलैपिंग हो तो सामने से px को ही आना पड़ेगा, मतलब ओवरलैपिंग होगा लेकिन पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तभी ओवरलैपिंग होगा। बोलो हाँ या ना। इसलिए कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर्स के होंगे। क्या होंगे? और चूंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करता है, तो कहता है ऑर्बिटल का जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाऊं, पहले एग्जांपल से समझना। समझो इसका भी px है और जो कोई दूसरा ऑर्बिटल होगा उसका भी px होगा, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, तब बॉन्ड बनने के चांसेस हो सकते हैं। अरे ओवरलैपिंग का मतलब क्या, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। बोलो, अब इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो क्या दोनों बंधेंगे? क्या मेरा फिंगर को इलेक्ट्रॉन समझ लो, हाँ है ना। या इसके ऐसे, इसके ऐसे हैं, पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में, तभी बॉन्ड बन सकता है, तभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओवरलैप करने चाहिए जिसमें उनका ओवरलैपिंग क्या हो, मैक्सिमम हो। और जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। पक्की बात समझ में आ रहा है तुम्हें? तो कह रहा है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, एक्सप्लेन किसने किया था, पाउलिंग एंड स्लेटर ने। इसका पहला पॉइंट कह रहा है टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन हाफ फिल्ड वैलेंस शेल ऑफ ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। कभी भी अगर बॉन्ड बनेगा तो दोनों का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जिन दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दोनों ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हाफ फील्ड होने चाहिए, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे।
ये बात तो तुम पहले से जानते हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ऑर्बिटल कम्स क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच देयर इज मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल उसी डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे जिस केस में ओवरलैपिंग के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा है। अगर एक का px है तो दूसरे का क्या होगा, px ही होगा। अगर एक का py है तो दूसरे का क्या होगा, py होगा। एक का pz है तो दूसरे का क्या होगा, pz होगा। अगर px एंड py वाले अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं हो। और दो एटम पासिंग क्यों आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के, ओवरलैप करने के लिए, तो उसी डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे जिस डायरेक्शन में क्या हो, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तीसरा कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। जो कोवेलेंट बॉन्ड है क्या है, वो डायरेक्शनल नेचर के होंगे, और जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा ऑर्बिटल का उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ क्या, ओवरलैपिंग। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। दो ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक ओवरलैपिंग किस टाइप का है, दूसरा ऑर्बिटल किस टाइप का है। एक किस चीज़ पे, ओवरलैपिंग किस पे, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल किस नेचर्स का है या किस टाइप का है, और दूसरा ओवरलैपिंग किस टाइप का है। इसी दोनों चीज़ों पे मेन तुम एक चीज़ समझ में तुमको आ गया कि कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि हमेशा यहाँ पे सब कुछ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा ऑर्बिटल बोलते हैं ना लग जा गले, एक दूसरे के गले लगेंगे उतना स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड का होगा, हाँ है ना। और गले लगने के लिए दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही इसका की पॉइंट है। हालांकि मैं तुमको पूरा पढ़ाता हूँ लेकिन समरी यही निकल करके आएगा। अब दो पॉइंट है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब ऑर्बिटल की बात करोगे तो तुम जानते हो ऑर्बिटल चार टाइप के ही होते हैं। कौन कौन सा, एस, पी, डी एंड एफ। जिसमें देखो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। पी कैसा होता है, डायरेक्शनल। पी से ज़्यादा डायरेक्शनल क्या होगा, डी। डी से ज़्यादा डायरेक्शनल कितना होगा, एफ। तो दो ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनका जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा होगा। एस और पी में कंपेयर करो, कौन ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर के हैं, पी। तो अगर दो पी ओवरलैप कर रहे हैं तो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू जब एक एस और एक पी होगा, और जब दोनों एस होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम, क्योंकि दोनों पी में दोनों डायरेक्शनल वाले हैं। एस और पी में एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल, और दोनों एस में दोनों क्या है, नॉन डायरेक्शनल। तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उस केस में उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा चीज़ VBT क्या कहता है कि हमेशा छोटे ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बड़े ऑर्बिटल। जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो हाँ ना। जैसे समझो दो टेनिस बॉल को लो, दोनों को पास में रखो, और दो फुटबॉल को लो, दोनों को पास में रखो। किस केस में ज़्यादा सरफेस एरिया टच होता है, छोटे बॉल में या बड़े बॉल में, छोटे बॉल में। बोलो हाँ है ना। जितना छोटा होगा साइज उतना ज़्यादा सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो हमेशा छोटे साइज के ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बड़े साइज, और जितना साइज डिफरेंस ज़्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। तो पहला VBT ने क्या कहा कि ओवरलैपिंग ज़्यादा होने के लिए ऑर्बिटल का नेचर कैसा होना चाहिए, डायरेक्शनल। दूसरा साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट कह रहा है, पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल में दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। कहता है एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। वैल्यू ऑफ एन मतलब साइज बढ़ेगा। अगर फर्स्ट पीरियड के दो एलिमेंट है मतलब हाइड्रोजन, तो इसका भी 1s इसका भी 1s, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है सेकेंड ऑर्बिट वाले, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगा साइज बढ़ेगा ना। तो मैंने तुमसे क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, छोटे में या बड़े में, छोटे साइज के। तो सबसे छोटा दोनों का 1-1 होना चाहिए, फिर 1-2 होना चाहिए, फिर 2-2 होना चाहिए, फिर 2-3 होना चाहिए। तो पहला पॉइंट वही है, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज। n क्या है, तुम कहोगे ऑर्बिट नंबर। n क्या है, यही था ना ऑर्बिट नंबर, या बोर्स रेडियस ले लो। तो
n की वैल्यू बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो n तुम्हारा क्या है, बोलो बेटा n क्या है, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे n का साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, कम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट यही है, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1r1 का, देन 1n2 का, देन 2 का, देन 2 3, देन 3 किसके बेसिस पे ये ऑर्डर, साइज के बेसिस पे। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखो, साइज के साथ डायरेक्शनल नेचर की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक एस है और एक पी है, यहाँ पे भी एक एस एक पी है, यहाँ पे भी एक एस एक पी है ना, एस और पी ऑर्बिटल, एस और पी, एस और पी ऑर्बिटल। तो डायरेक्शनल नेचर तो कॉमन है। तो देखो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किसका होगा, 1s एंड 2p में, क्योंकि साइज डिफरेंस कम है। 2s और 2p में देखो दोनों का साइज बढ़ गया, 3s एंड 3p में दोनों का साइज बढ़ा। तो जितना छोटे ऑर्बिटल होंगे उसका क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, उस केस में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तुम कहोगे सर ये एग्जाम्पल समझा के बताओ। जैसे मान लो मैं तुमसे लेता हूँ HF, HCl, HBr। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s। हर केस में हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, 1s। लेकिन फ्लोरीन का क्या होगा, 2p। क्लोरीन का क्या होगा, 3p। ब्रोमीन का क्या होगा, बताओ किस केस में साइज डिफरेंस कम है, H और F में, 1s एंड 2p में। 1s 3p में साइज डिफरेंस ज़्यादा है, 1s और 4p में साइज डिफरेंस और ज़्यादा है। तो किस केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, H और F में। तो H और F का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और H और Br का बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जो स्ट्रॉन्गर है या जो वीकर है, जो वीकर है। चलो एक एग्जाम्पल और इसमें पुट कर लो, H और I। तो इसका क्या होगा, तो सबसे वीकर बॉन्ड कौन सा होगा, HI जल्दी टूटेगा। तो तुमसे पूछे कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिड वही सब्सटेंस होता है ना जो H प्लस देता है। तो जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी H प्लस देगा। तो HI अच्छा क्या होगा, एसिड होगा, क्योंकि HI की बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। क्यों कम है, क्योंकि ओवरलैपिंग कमजोर है अकॉर्डिंग टू VBT। बोलो ना हाँ या ना। तो ये जो तुम एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ तुम GOC में जाके पढ़ते हो, ये एक्चुअली यही VBT का ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि HI के केस में ओवरलैपिंग वीक है, इसलिए ये बॉन्ड कमजोर है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो जल्दी H प्लस देगा, जो जल्दी H प्लस देगा उसी को एसिड बोलते हैं। ठीक है, कि जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस कम होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, साइज में गैप ज़्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कमजोर होगा। ये पहला पॉइंट है, ये समझ में आया। दूसरा पॉइंट कहता है P, D and F आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल। S कैसा है, नॉन डायरेक्शनल, बाकी P, D and F क्या है, डायरेक्शनल नेचर क्या है। तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर ऑर्बिटल का होगा, उस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो S का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, और P, D, F का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे देखना दोनों P है, यहाँ S और P है, यहाँ पे SS है। किस केस में ज़्यादा होगा ओवरलैपिंग, दो P ऑर्बिटल एक दूसरे में ज़्यादा ओवरलैप करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों P है तो दोनों डायरेक्शनल नेचर वाले हैं। यहाँ S एंड P है तो एक डायरेक्शनल दूसरा नॉन डायरेक्शनल, और ये अगर SS है तो दोनों क्या है, नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शनल है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए मैं देखो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग करके भी बताया है कि ये भी एक P ऑर्बिटल है, ये भी एक P ऑर्बिटल है। इस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ये एक P ऑर्बिटल है, ये एक S ऑर्बिटल है। इस केस में दोनों क्या है, S ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है। तो हमेशा डायरेक्शनल नेचर में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा हो। क्लियर आ रहा है। तीसरी चीज कह रहा है, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ डायरेक्शनल ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। तीसरा कह रहा है, इफ n इज सेम, अगर n की वैल्यू क्या है, सेम, तो PP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और SS ओवरलैपिंग, हमेशा P ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि P में डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा है। तो पहला पार्ट तुम्हें समझ में आया। नेचर ऑफ ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, ज़्यादा ओवरलैपिंग के लिए डायरेक्शनल होना चाहिए, और साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज कह रहा है, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरे को क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। पहले समझना एक्सियल और लेटरल क्या है। समझो ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैंने,
पी एक्स, तो इसका एक्सिस यही होगा, एक्स एक्सिस, बोलो। और मैं इधर भी एक पी ऑर्बिटल बनाता हूं, ये सब हमने पढ़ा था ना क्वांटम नंबर में, ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स, ये एक्स। कोई भी दो ऑर्बिटल, या तो पी वाई ले लो या पी जेड ले लो, मैं तुमको चलो पी वाई भी बना के दिखाता हूं। ये पी वाई है, ये कौन सा एक्सिस, वाई, ये कौन सा एक्सिस, समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, पी ऑर्बिटल पी एक्स पे। अगर कभी भी कोई दो ऑर्बिटल अपने ही एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करे, समझो ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही ओवरलैप कर सकता है, क्या गलत कह रहा हूं, नहीं। या दूसरा, कभी भी कोई ऑर्बिटल अगर पी वाई है तो किसी दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करे, ये दो चीजें हो सकती है, या तो ये ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में अप्रोच करे, एक्स एक्सिस, ये ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में अप्रोच करे, दोनों किस एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, नहीं। अगर मैं पी वाई को बनाया हूं, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, तो अगर मैं कहता हूं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करे, तो ये इधर आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये भी इधर आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, बोलो है ना। एक्स पी एक्स ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों का मत्थे से मत्थे टकराएगा कि नहीं आएगा, कोलाइड करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है कि अगर ये पी वाई, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये भी कौन सा है, अब मैं कहता हूं ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करे, हो सकता है ना। तो पहला केस कैसा था कि इसका भी पी वाई, इसका भी पी वाई आएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई था वाई के लॉन्ग आ रहा है, तो देखो मत्थे से मत्था टकरा रहा है, इसका भी पी एक्स, इसका भी पी एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। जब कोई ऑर्बिटल अपने ही एक्सिस के लॉन्ग या तो ओवरलैप कर सकता है, एक ये केस हो सकता है। दूसरा, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई, अब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो देखो साइड से साइड टकराएगा, बोलो ना हाँ या ना। तो जब साइड से साइड टकराएगा तो उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, और अपने एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। दो टाइप के ओवरलैपिंग होते हैं, कौन कौन सा, एक्सियल और लेटरल। अगर समझो ये दोनों अगर आपस में कोलाइड किया तो इस केस में ओवरलैपिंग कैसा होगा, ये ऑर्बिटल, और इस केस में ये ओवरलैपिंग एरिया हुआ। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इस केस में अगर ऑर्बिटल आएंगे, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, यही होगा। तो इस केस में सिर्फ एक ही लोब आपस में क्या करेंगे, कोलाइड, ओवरलैप करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों लोब आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, बोलो। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे, एक केस में समझो मैं हूं, रोशन है, मिले, हैंड से किए, समझ रहे हो, या गले मिले, गले मिले ना, जब भी दो लोग मिलते सही होते हैं, या तो गले मिले या हैंड से किए। तो जिस पार्ट से हमारी फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो सकती थी, हमने उसी पार्ट को मैच किया, या तो हाथ मिलाए या गले मिलाए। अब पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को दिखा दूं, ध्यान से देखना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आ रहा है, नहीं तो ध्यान से देख, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। दो लोब होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना बेटा। लेकिन इस केस में देख, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक वो ऑर्बिटल, वो लोग आपस में ओवरलैप किए जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये लोग तो फालतू में ओवरलैप किए ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। ये दोनों ऑर्बिटल, कभी भी दो ऑर्बिटल अगर एक दूसरे को, होता क्या है कि कभी भी दो ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, मतलब उनके बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं, तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, एनर्जी क्या करेगा। तो इस केस में एनर्जी लॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, तो वही दो ऑर्बिटल पास आ रहे हैं जिसको बॉन्ड बनाना था। इस केस में तो ये ऑर्बिटल फालतू में एक दूसरे के पास आ गए ना, क्योंकि यहाँ तो ओवरलैपिंग हो भी नहीं रहा है, तुम समझ रहे हो। इस केस में ये दोनों लोग इसलिए पास आए क्योंकि बॉन्ड बनाना था, और आए, पास आए, एनर्जी रिलीज हुआ, बॉन्ड बना के ओवरलैपिंग कर लिए। क्या ये लोग और ये लोग एक दूसरे के पास आए क्या,
नहीं, क्योंकि उनको बॉन्ड ही नहीं बनाना था। पी में 2 लोब होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो कोई एक ही लोब फ्यूज करेगा ना। इस केस में दोनों लोब आपस में ओवरलैप कर दिए, तो यहां जो ओवरलैपिंग किए होंगे, ध्यान से देखना, ये जो ओवरलैपिंग किए होंगे ये तो अननेसेसरी है ना, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहां पे एनर्जी तो बेवजह रिलीज हो गई। तो सबसे ज्यादा मतलब इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ हुआ, इसमें हुआ। इसलिए जो हेड ऑन कोलिजन होता है या जो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। उससे कौन सा बॉन्ड बनते हैं, और जो लेटरल ओवरलैपिंग साइड बाय साइड है उससे कौन सा बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई। तो कभी भी 2 ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होगा कि जब ऑर्बिटल अपने ही एक्सिस के लॉन्ग आएगा। अगर px है तो ओवरलैपिंग x एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। अगर py है तो ओवरलैपिंग y एक्सिस के लॉन्ग होगा। pz है तो ओवरलैपिंग z एक्सिस के लॉन्ग होगा। बोलो उस केस में क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। लेकिन ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे एक्सिस के लॉन्ग जाएगा तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। अब इसमें कभी कभी जेई वगैरह में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ऐसे तुमको क्वेश्चन देगा एक इलेक्ट्रॉन px में pz के लॉन्ग जा रहा है, बताओ सिग्मा या पाई, तब तुम उस क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज तुम इतना भी याद रखते हो अगर उतने लेवल पे नहीं जाओगे कि किस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो अगर एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा, लेटरल है तो पाई। इतना तो समझ में आ गया। एक्सियल मतलब अपने ही एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। लेटरल मतलब साइड बाई साइड, हाथ और पैर दोनों मिल रहा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, 2 टाइप की ओवरलैपिंग है। कौन कौन सा बेटा, एक को एक्सियल, दूसरा क्या बेटा, कोलेटरल। को एक्सियल किसको बोलेंगे, को एक्सियल किसके, अलोंग द एक्सिस, जिसको हेड ऑन बोलते हैं। और कोलेटरल मतलब साइड बाय साइड। समझ में आया। तो पहला है को एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा है कोलेटरल साइड बाय साइड, जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरा कह रहा है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ को एक्सियल ओवरलैपिंग। कभी भी को एक्सियल अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो पीपी का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शनल है, देन एसपी, देन सबसे कम किसका होगा, एसएस का ओवरलैपिंग होगा। लेकिन तुम समझ गए ना, को एक्सियल किसको बोलेंगे, को एक्सियल किसको बोलेंगे, एक्सिस वाले हेड ऑन को ओवरलैपिंग को। और कोलेटरल किसको बोलेंगे, साइड बाय। मैं लिखे देता हूँ। और इससे जो कभी भी अगर को एक्सियल ओवरलैपिंग है तो इससे बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इससे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई। और इस 2 टाइप के ओवरलैपिंग से तुमको 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, दूसरे को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। समझ में आया। फिर से एक बार रुक करके समझना वीबीटी कहता क्या है। तो वीबीटी बताता है कि नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि कभी भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होंगे तो किस टाइप से होंगे। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होते हैं, मतलब जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो उस ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा उतना स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर्स के होते हैं और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो डायरेक्शनल नेचर पे डिपेंड करता है। फिर कहता है 2 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग कब ज़्यादा होगा। तो तुमको पहले चीज़ बताया कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 2 ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो ओवरलैपिंग किस टाइप का हो रहा है और दूसरा ऑर्बिटल किस टाइप का है। तो जितना ज़्यादा डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, और ज़्यादा ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल का साइज छोटा या बड़ा, तुम कहोगे छोटे साइज का होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा कहा कि टाइप ऑफ ओवरलैपिंग 2 टाइप के हो सकते हैं, एक मध्य से मध्य, दूसरा साइड बाय साइड। अगर हेड ऑन है ओवरलैपिंग है या को एक्सियल ओवरलैपिंग है तो स्ट्रॉन्गर होगा, उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और अगर साइड बाय साइड है तो उससे क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आई इतनी बात। अब आते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पे। पहली बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड को। तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, ओवरलैपिंग, मतलब कौन सा ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, या जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर ओन एक्सिस, अपने ही एक्सिस। अगर px है तो x एक्सिस के लॉन्ग, py है तो उसका एक्सिस y है तो y एक्सिस के लॉन्ग, pz है तो z एक्सिस के लॉन्ग। तो जब भी कोई 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल अपने ही एक्सिस के लॉन्ग अगर ओवरलैप करता है तो उससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड ये भी पूछते हैं कि कौन कौन सा ऑर्बिटल बना सकता है। तो s हमेशा सिग्मा ही बनाएगा क्योंकि s का अपना कोई एक्सिस ही नहीं है। बोलो हाँ ना। s कभी भी किसी से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बनाएगा। तो जब भी 2 s आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, सिग्मा। s अगर p से मिलेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बनेगा। लेकिन p अगर p से मिलेगा तो दोनों बना सकता है। p का अगर ऐसे वाला होगा तो सिग्मा होगा, p का ऐसे वाला होगा तो पाई।
तो PP का एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा, PP का लेटरल ओवरलैपिंग है तो पाई। यही है। दूसरा कहता है सिग्मा बॉन्ड किस नेचर्स के होंगे, कह रहा है मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पजेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। और सिग्मा ओवरलैपिंग में ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एक्सियल ओवरलैपिंग में ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू लेटरल, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पाई से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान से फिर से तुमको कहता हूँ, समझो ये एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा ये एक पी ऑर्बिटल है। इस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, लेकिन दो पी ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो किसी एक ही लोब के फ्यूज करने से बॉन्ड बना होगा, दूसरा लोब तो अननेसेसरी फ्यूज कर गया, यहाँ पे एनर्जी बेवजह खत्म हुआ होगा। तो किस केस में ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, इस वाले में, इस वाले में, तो कह रहे इस वाले में। इससे जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इससे जो बॉन्ड बनेगा इससे क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा अपना, स्ट्रॉन्गर होगा। किससे, पाई से। क्या मेरी बात समझ में आए। कहता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पजेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। कह रहा है इट कैन ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, और किसी दो एटम के बीच में हमेशा कितने सिग्मा हो सकते हैं, एक ही सिग्मा होगा। अगर फर्स्ट जो बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। उसके अलावा कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई। इसलिए कभी भी किसी दो एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो कौन सा बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड आता है। सिग्मा हमेशा एक ही बॉन्ड होगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो क्या कह रहा है, सिग्मा बॉन्ड एक बार रिकॉल कर लो, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। दो एटम जिसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे अलोंग देयर ओन एक्सिस, वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर्स के होंगे। जिस केस में ऑर्बिटल ज़्यादा ओवरलैप करेंगे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, उससे बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। समझ में आ रहा है। तीसरी चीज़ कह रहा है कि किसी भी दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा हो सकते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। फिर कह रहा है सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय थ्री टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तीन टाइप के ओवरलैपिंग कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एसएस ओवरलैपिंग से हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, और पीपी का एक्सियल हो सकता है। पीपी का कौन सा होगा, एक्सियल। पहला देखो एसएस ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल में H2, एग्जाम्पल में क्या लिया बेटा, H2। H का भी 1s है, इसका भी कौन सा है, दोनों s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये तुम्हारा कौन सा एरिया हुआ, ओवरलैपिंग एरिया। इस केस में इसके एक इलेक्ट्रॉन, इस केस में इसके इलेक्ट्रॉन, दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप एरिया में इस टाइप से दो स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होगा। और इससे बनने वाले बॉन्ड हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और दो H के बीच में ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, हमेशा S ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ही बनाएगा। S जिसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा सिग्मा ही बनाएगा। और एक और आगे जाके पढ़ेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएगा। दूसरा sp ओवरलैपिंग, एग्जाम्पल में क्या है, HNF। ये हाइड्रोजन का 1s होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो ना हाँ ही ना। इस केस में ओवरलैप एरिया क्या होगा, ये ओवरलैप एरिया होगा। समझ में आ रहा है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक S एक P के। तो ये जो SP ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा कौन सा होगा, सिग्मा। समझो ना, किसी बॉल पे तुम अगर किसी पेन को थ्रो करो तो ये किधर भी एक्सिस से थ्रो करेगा तो P का हेड ही कोलाइड करेगा ना, इसलिए हमेशा ये ओवरलैपिंग भी हेड ऑन ही होता है। और इससे बनने वाले बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये तुम्हारा HF, ये तुम्हारा SF, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। तो या तो SS ओवरलैपिंग हो या SP का ओवरलैपिंग हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं P ऑर्बिटल। अब P में दो दो कंडीशन हो सकता है, लेकिन P का हम लोग कौन सा लेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये भी P का एक ऑर्बिटल है जिसके एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा एरिया है, ओवरलैप एरिया, और यही ना ओवरलैप एरिया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे और इससे बनने वाले बॉन्ड कौन सा होंगे, सिग्मा। समझो अगर फ्लोरीन है तो दो फ्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड बना ये कौन। इसके अलावा अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी तुमको नहीं पता लेकिन कल के लेक्चर में समझ में आएगा।
हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? मैं एक लाइन लिख देता हूं। इसके अलावा तुम कहीं पे सुनोगे कौन सा? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म कौन सा बॉन्ड बेटा? सिग्मा बॉन्ड। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? तो जहां VBT खत्म होगा वहीं से हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? स्टार्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में है? दूसरा बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किससे बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड किससे बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय ओवरलैपिंग से बनेगा। कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म बाय साइड बाय ओवरलैपिंग आर कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। अगर किसी दो ऑर्बिटल का अगर साइड बाय ओवरलैपिंग है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। कह रहा लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल। लेटरल ओवरलैपिंग हमेशा किस फॉर्म में होगा? पार्शियल होगा। सो बॉन्ड फॉर्म आर वीकर, इसलिए ये बॉन्ड कैसा होगा? वीकर बॉन्ड होगा। रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस इज मोर एज द ऑर्बिटल हैव टू कम्स क्लोजर टू ईच अदर। ये देखो ना कैसे मैं तुमको ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम दिखाया था, तुम इस डायग्राम से समझना। जब ये हेड ऑन हो रहा है या जब ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस दोनों के न्यूक्लियस दूर दूर है, तो सिर्फ वही लोग पास आ रहे हैं जिनको ओवरलैप करना था, बाकी दोनों के न्यूक्लियस क्या है? दूर दूर है। इस केस में ओवरलैपिंग के साथ साथ न्यूक्लियस एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। क्या जाते हैं? काफी। और इसलिए न्यूक्लियर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है। बोलो है ना। इस केस में तुम उसी एरिया को पास ला रहे हो जिसको ओवरलैपिंग करना था। इस केस में उसके अलावा अननेसेसरी एरिया भी एक दूसरे के काफी क्लोजर आ जाते हैं, इसलिए रिपल्सन होने की वजह से पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? वीकर हो जाते हैं। कह रहा है बॉन्ड फॉर्म बाय साइड बाय ओवरलैपिंग आर नोन एज क्या बेटा? पाई बॉन्ड। और ये किससे बनेगा? साइड बाय मतलब लेटरल ओवरलैपिंग से। बोलो। कह रहा है लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल। लेटरल ओवरलैपिंग क्या होगा? पार्शियल होता है। सो बॉन्ड फॉर्म आर वीकर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस इज मोर एज ऑर्बिटल हैव टू कम्स टू क्लोजर टू ईच अदर। इस केस में जो दो ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उनके बीच का न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स क्या कर जाता है? डोमिनेट कर जाता है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा? वीकर होगा। एग्जाम्पल में कह रहा है O2 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? O2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर तुम ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट 2s2 2p4, s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अब जो इसके 2 बॉन्ड पेयर है, px हो सकते हैं या तो py हो सकते हैं या pz हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं ना। तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। मान लो ऐसा मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन इसका px में है, दूसरा py में है, ऐसे मानने के लिए मान लिया। तीनों में हो सकते हैं। तीनों में से तुम किसी भी 2 में पकड़ लो, दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझो मैं तुमको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूं, फिर मैं यहाँ पे आएंगे। समझो एक px और एक py में है, तो एक ऑक्सीजन एटम जिसका ये px कैसा होगा? ये px होगा, और मैं व्हाइट कलर से बना देता हूं, ये py होगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? एक इलेक्ट्रॉन py का यहाँ पे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन px का यहाँ पे होगा। इसको मैं px ले लेता हूँ, इसको मैं क्या ले लेता हूँ? py। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? हाँ या ना? ये पहला एक ऑक्सीजन एटम है जिसका ये मैंने लिया है ऑक्सीजन O का। अगर O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है तो ये अपने ही जैसा एक ऑक्सीजन के साथ होगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? तो दूसरा एक ऑक्सीजन एटम उसका भी एक क्या होगा, और दूसरा एक ऑक्सीजन एटम उसका भी क्या होगा? py होगा, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा है? py। ये कौन सा है? px। ये कोई दूसरा ऑक्सीजन एटम है, यही है ना। जब एटम कभी भी आएंगे या तो अलोंग एक्स एक्सिस आए या अलोंग वाई एक्सिस आए, तुम मेरे इस 2 फिंगर को देखना, ये दोनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको तुम x लेना, इसको तुम y ले लेना, तो ये भी ऑक्सीजन का ये x ये y है। अगर ये x एक्सिस के अलोंग आए तो ये दोनों x मैच करेंगे, और अगर y के साथ आए तो दोनों मैच करेंगे। अगर ऑर्बिटल कभी भी एक दूसरे के अगर क्लोजर आता है, ऑर्बिटल कभी भी एक दूसरे के क्लोजर आता है, या तो अलोंग द एक्स आई या अलोंग द वाई आई, पहला जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? हेड टू हेड, एक्सियल ही हो रहा है ना। या ये भी कौन सा हो रहा है? एक्सियल। समझ में आ रहा है तुम्हें? किसी भी 2 ऑर्बिटल में जो पहला ओवरलैपिंग वो कौन सा है? एक्सियल।
तो अगर ये इस एक्सिस के लॉन्ग आए तो दोनों येलो येलो वाले मैच करेंगे, और अगर व्हाइट वाले के लॉन्ग आए तो दोनों व्हाइट वाले मैच करेंगे। पहला जो ओवरलैपिंग होगा, ये जो ओवरलैपिंग है वो कौन सा है, एक्सियल, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। समझ में आ रहा है ना, तो इससे कौन सा बॉन्ड बना, और दूसरा जो ओवरलैपिंग है इसका, ये ओवरलैपिंग यही बचा, ये कौन सा ओवरलैपिंग आया, लेटरल, इससे कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, पाई। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, तो किस केस में ऑर्बिटल ज्यादा क्लोज आए हैं, सिग्मा में या पाई में, सिग्मा, इसलिए सिग्मा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। पाई बनता भी तब है जब सिग्मा बन जाता है तब। समझ में आया, यही ऑर्बिटल तुमको दिखाया गया है। यहाँ पे इन्होंने ये क्या लिया है, मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये पीजेड लिया है और ये भी क्या लिया है, पीजेड। तो ये किसके लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये जेड जेड वाले ओवरलैप करेंगे। तो देखो ये जेड वाले ओवरलैप कहती है, इनका ओवरलैपिंग एरिया है जिसमें सिग्मा बॉन्ड बना। तो पी वाई एक दूसरे से ये कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड बना, बोलो हाँ ना। और पाई के इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा के ऊपर नीचे होंगे, इसलिए इस बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं। और ये ऑक्सीजन है, तो सिग्मा कैसे कैसे बन सकते हैं, दो एसएस ओवरलैपिंग से, एसपी ओवरलैपिंग से, पीपी का एक्सियल ओवरलैपिंग। इसके अलावा मैंने तुमको आगे बता दिया, आगे हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे। पाई कब बन सकता है, लेटरल ओवरलैपिंग से, जो मैं तुमको O2 मॉलिक्यूल में बना करके दिखाया है। क्लियर है। फिर यही पाई में कह रहा है, ध्यान से देखना, ओनली Py एंड Pz ऑफ ऑक्सीजन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है जो तुम देखे हो, एक जेड एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिया है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या जूम किया है, जेड और वाई में। तो यही कह रहा है कि ओनली Py एंड Pz ऑफ ऑक्सीजन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देख, एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, वाई में 1 इलेक्ट्रॉन, जेड में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्स और जेड एक्सिस में है ना, वाई और जेड एक्सिस में, तो उसी के लॉन्ग इन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया है। जो चूंकि इन्होंने जेड एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग किया है, तो जेड वाला क्या बनाया, सिग्मा, तो वाई वाला क्या बनाएगा, पाई। ये कह रहा है पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये बात भी तो जानते हो। और दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 63.5 किलो जूल या 15 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो 15 कैलोरी का डिफरेंस है, इसको 4.2 से करोगे तो 63.5 आ जाएगा किलो जूल में। क्लियर। ये सिग्मा पाई बॉन्ड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस है, सिग्मा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई क्या होता है, वीकर होता है। कह रहा है पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, पाई बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के नहीं होते हैं। अगर वो देखो, पहला अगर एक्स एक्स के लॉन्ग ओवरलैप कर गया, ध्यान से देखना, ये 3 फिंगर मेरा देखना, तो पहला अगर एक्स एक्स के लॉन्ग ओवरलैप किया तो मेरा ये इंडेक्स फिंगर ओवरलैप करे या थंब करे, दोनों के इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इस पे फर्क पड़ता है कि किस डायरेक्शन है। तो सिग्मा डायरेक्शनल नेचर्स का होता है, लेकिन पाई कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर्स का होता है। हाँ या ना। अगर 2 वाई भी ओवरलैप करेगा तो भी इतना ही ओवरलैपिंग होगा, जब 2 जेड जेड भी ओवरलैप करेगा तो भी उतना ही ओवरलैपिंग होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये एक्सियल पे डिपेंड करता है, हेड ऑन, किस पे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग वाले में या एक्सियल वाले पे। लेटरल में हमेशा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ही होगा। पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, सो दे डू नॉट डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग इज जेड। और O2 में जो इंटरन्यूक्लियर किस एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हो रहा है, जेड। और इसमें तुम देखो ना, चूंकि पीजेड क्या बना रहे हैं, सिग्मा, तो किस एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप कर रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग। हमेशा जिस ऑर्बिटल के लॉन्ग, जो ऑर्बिटल अपने ही एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा। तो ये पाई बॉन्ड का जो भी यहाँ पे समझाया गया है, इस O2 के एग्जाम्पल को लेकर के समझाया गया है। समझ में आया सिग्मा एंड पाई। अब आज हम लोग बॉन्ड डिफरेंस देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या क्या है। एक बार पढ़ लो, तुमको समझ में आएगा। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग साइड बाय साइड। सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, SS, SP, PP एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड एक ही से बनेगा, PP का लेटरल ओवरलैपिंग। क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होगा, वीकर होगा। सिग्मा बॉन्ड में आ जाओ, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही बनता है,
एक्सियल ओवरलैपिंग, अरे समझो ना, तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही है। अब इसके लॉन्ग मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, समझो। अब ऐसे समझो, मेरा ये थंब फिंगर ऐसे है, अब मैं इसको रोटेट कर दिया तो भी ओवरलैपिंग एरिया पे कोई फर्क पड़ा क्या? जैसे सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग मॉलिक्यूल फ्री रोटेट कर जाते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड ऐसे ओवरलैप करते हैं ना। अब इस दो रिमोट को ऐसे बांध दो तो क्या ये रोटेट करेगा क्या? इसलिए पाई बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों लोब ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ और यहाँ बांधिए तो ओवरलैप करेगा क्या? नहीं। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में तो यही ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तभी तो तुम जाके देखते हो पाई बॉन्ड जब होता है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देता है, सिस ट्रांस। सिग्मा में कन्फर्मर्स देता है, फ्री रोटेशन होता है। तो कह रहा है फ्री रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, यहाँ पे फ्री रोटेशन अलोंग पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। फिर कह रहा है हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, आ गया ना वर्ड। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं देगा। हाइब्रिड यही लिखा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स क्या बेटा? पाई बॉन्ड। फिर कह रहा है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, अगर किसी दो एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। पाई बॉन्ड कब आएगा? जब मल्टीपल बॉन्ड होगा, बोलो हाँ ना। तो क्या फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बॉन्ड होगा क्या? नहीं, पाई तभी आएगा जब सिग्मा के आने के बाद आएगा, लेकिन सिग्मा आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ड्रॉबैक ऑफ VBT। VBT समझ में आया? VBT ने क्या कहा समझ में आया? नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, ओवरलैपिंग कैसा होगा, बॉन्ड एनर्जी। टाइम कितना हो? ठीक है, लास्ट VBT खत्म कर दे रहा हूँ, कल हाइब्रिडेशन स्टार्ट करेंगे। VBT समझ में आया? VBT क्या कहता है? नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, ओवरलैपिंग कैसा होगा, बॉन्ड एनर्जी कैसा होगा। इन तमाम चीज़ों को हम लोग किससे समझते हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझते हैं। यही समझते हैं ना कैसे बॉन्ड बनता है। अब मान लो फिर VBT का कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा, लेकिन VBT टाइप ऑफ बॉन्ड बता देता है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल नेचर के बता देता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता देता है, बॉन्ड एनर्जी बता देता है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, किस बॉन्ड, सब बता रहा है ना। कहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, सब कुछ बता दे रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं VBT को। समझो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस एग्जाम्पल का नाम है CH4 मॉलिक्यूल। क्या है? CH4। इस केस में कार्बन एटॉमिक नंबर क्या बेटा? 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स? क्लियर है? अब क्या, ये लोन पेयर यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, बॉन्ड किस स्टेट में बनेगा? तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2p3। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। P में कितना इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s ऑर्बिटल में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इससे ओवरलैप कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन एटम है? 4। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। हाइड्रोजन का हमेशा s ऑर्बिटल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक हाइड्रोजन एटम 1s1 इससे ओवरलैप करेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम 1s1 इससे ओवरलैप करेगा, तीसरा हाइड्रोजन एटम 1s1 इससे ओवरलैप करेगा, और चौथा हाइड्रोजन एटम किससे बेटा? 1s1 इससे ओवरलैप करेगा। यही होगा ना। और इस ओवरलैपिंग से देखो, SS ओवरलैपिंग सिग्मा बनेगा, SP ओवरलैपिंग सिग्मा, SP ओवरलैपिंग सिग्मा, SP ओवरलैपिंग सिग्मा। अगर तुम ऐसे भी देखोगे तो ये इसका PX होगा, ये इसका PY होगा, ये इसका PZ होगा, लेकिन है तो P। हाइड्रोजन का S और P से क्या बनता है? सिग्मा। S और S से क्या बनता है? सिग्मा। चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बनेंगे, बोलो ना हाँ या ना। अब इस बॉन्ड को देखोगे तो मैं ऐसे तुमको बॉन्ड बना करके दिखा देता हूँ।
ये CH4 मॉलिक्यूल हुआ। इसमें से 3 बॉन्ड S और P ओवरलैपिंग से बना होगा, S और P, S और P, S और P, और एक बॉन्ड S और S से बना होगा। कोई भी एक बॉन्ड किससे बना होगा? S और S ओवरलैपिंग से। अब ध्यान से देख, समझो ये बॉन्ड 2S और 1S से बना होगा, बोलो। बाकी बॉन्ड 2P 1S से बना होगा, 2P 1S से बना होगा, 1S एंड 2P से बना होगा। VBT क्या कहता है, किसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, SS वाले का या S और P वाले का? SP का ज़्यादा होगा और SS का कम होगा। मतलब इस CH4 मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड सेम एटम के बीच में ही है, लेकिन 3 बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है और एक बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है। एक ही मॉलिक्यूल में एक जैसे ही बॉन्ड है, लेकिन 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुए और एक बॉन्ड वीकर हुआ। एक माँ बाप के 4 संतान, 3 को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिली, एक को कम मिली, उस घर में सुख शांति होगी या क्लेश होगा? होगा या नहीं होगा? एक ही मॉलिक्यूल में एक जैसे ही बॉन्ड में 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने और एक बॉन्ड वीकर बन गया, बताओ इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ी या कमी? कमी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो CH4 में हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या थी? सेम। CH4 मॉलिक्यूल में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या थी? सेम। मतलब कुछ बात तो है जो VBT अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बोलो ना, है ना। अगर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखोगे तो 4 बॉन्ड कार्बन के बनते हैं, बन रहे हैं, लेकिन 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, एक बॉन्ड वीकर हो रहे हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड S और P ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है और चौथा बॉन्ड S और S के बनते हैं। S और S ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू S और P वाले से, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हुआ या नहीं हुआ? इस चीज़ को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। यही ड्रॉबैक ऑफ VBT है जो लिखा भी हुआ है। ओवरलैपिंग कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और ओवरलैपिंग से कभी भी तुम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ कह रहा है, इन CH4 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VBT 3 बॉन्ड शुड बी 1S एंड 2P ओवरलैपिंग एंड 1 बॉन्ड इज क्या बेटा? 1S एंड 2S ओवरलैपिंग। और जो 3 ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर हो गया और एक ओवरलैपिंग क्या हो गया? वीकर हो गया। बट एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, इसी को एक्सप्लेन करते हैं। किससे? कॉन्सेप्ट ऑफ। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने कहाँ से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? ऑक्टेट या डुप्लेट से। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी देख लिया। फिर हमने क्या स्टार्ट किया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड तुमको समझ में आया? हाँ, एक चीज़ है, वैलेंस बॉन्ड की खासियत क्या थी कि नेचर ऑफ ओवरलैपिंग तुम समझ गए। एक्सियल क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, किस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा। लेकिन कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि हर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्यों एक जैसी है, जिसको हम लोग किससे पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ। क्या यहाँ तक तुमको समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड थ्योरी VBT हर बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार तुम मेरी बातों को जरूर सुनना और नोट्स जरूर बना के लिखना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, और VBT के बेस पे ही तुम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इस सब का क्वेश्चन कर सकते हो। जिस केस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा वो बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि एटम एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आए होंगे ना, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? तो ये सब हम लोग लास्ट में बॉन्ड पैरामीटर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा आप अपने काम को बहुत अच्छे से करना। इतनी देर तक साथ में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।